गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गांव की लाज। ठीक है, ये आपकी नई आवाज़ जो बुक है उसका है। जो दूसरी वाली बुक है आपकी गुलिस्तान आदम, इंशाल्लाह इसके जब 16 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं उसकी भी वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ही वो चैप्टर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आप इस बुक को पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी नई आवाज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इसे देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम तीसरा पढ़ लें और बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका सबक क्या है, गांव की लाज, है ना। तो चलिए इसके कुछ आंसर्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपको लिखा है, अफसाने की खुसूसियत है। अफसाने की क्या खुसूसियत होती है आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो इख्तिसार होती है, तवालुत होती है, बयान होती है, या फिर कहानी होती है। तो देखिए, बयान या कहानी ये तो किसी भी चीज़ में हो सकती है। जो भी कहानी है, चाहे नावल हो चाहे दास्तान हो, है ना, बयान करने का अंदाज़ या कहानी का होना ये एक लाजमी जुज़ है। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ की खुसूसियत ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर हम बात करें अफसाने की खुसूसियत, तो इख्तिसार, इख्तिसार मतलब होता है छोटा होना। ठीक है, तो अफसाने की खुसूसियत ही यही है कि इसमें छोटापन है। ठीक, ये आप एक ही नशिस्त में यानी एक ही बैठक में पूरा कर सकते हैं। अगर हम बात करें तवालत, तो ये दास्तान की खूबी होती है। ठीक है, दास्तान बहुत लंबी होती है, तो तवालत जो है वो किसकी खूबी है, दास्तान की। अगले सवाल पे हम चलते हैं। यहाँ लिखा है, गांव की लाज के मुसन्निफ कौन है, यानी गांव की लाज जो अफसाना है वो किसने लिखा है। तो बताइए, प्रेमचंद ने लिखा है, कृष्ण चंद ने लिखा है, या फिर अली अब्बास हुसैनी ने लिखा है, या फिर मंटू साहब ने लिखा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अली अब्बास हुसैनी। ठीक है, तो ये अफसाना आपका किसने लिखा है, अली अब्बास हुसैनी ने। अब क्योंकि अली अब्बास हुसैनी ने लिखा है तो अगला सवाल यही बनता है आपका कि अली अब्बास हुसैनी साहब कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो बताइए, क्या ये दिल्ली में हुए थे 1897 में, या फिर ये गाज़ीपुर में 1897 में हुए थे, या फिर ये दिल्ली 1898 में हुए थे, या फिर ये गाज़ीपुर में 1867 में हुए थे। तो देखिए, ये पैदा गाज़ीपुर में हुए हैं, ये बात तो ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आपको सन याद है या नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1897। ठीक है, कब पैदा हुए हैं, 1897 में गाज़ीपुर में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद किसकी किताब है। तो अभी हम अली अब्बास हुसैनी की ही बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अली अब्बास हुसैनी। अब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई अली अब्बास हुसैनी की किताब के नाम लिखिए, 2 किताबों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। मुँह चूँछी रखना के मायने क्या होते हैं। ठीक है, तो मुँह चूँछी रखने के माने होते हैं अपना मान रखना, या फिर बड़ापन दिखाना, या फिर गुस्सा दिखाना, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना मान रखना। ठीक है, मुझे अपना मान रखना था, अपनी मूंछ ऊंची रखनी थी, इसीलिए मैंने किसी बेगुनाह को सज़ा दे दी। ठीक, अगला सवाल देखिए, लिखते हैं, दोनों ज़मींदारों में किस बात को लेकर रंजिश हो गई थी। तो 2 ज़मींदार थे इस कहानी में, आपको पता है, गांव की लाज में। ठीक है, एक आपका नाम 2 जो ज़मींदार थे आपके, उसमें एक का नाम उमराव सिंह था और दूसरे का नाम क्या था, दिलदार खान। ठीक है, तो इन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन किस बात को होती है, लेके होती है, ये आपको बताना है कि खेत को लेके होती है, बाजार को लेके होती है, पेट को लेके होती है, या फिर गड़ेये को लेके होती है। तो इसका सही जवाब क्या है, गड़िया को लेकर। ठीक है, गड़िया में पानी भरता है तो वो कहते हैं कि ये गड़िया हमारे खेत तक आ गई है ना, तो इसमें मछली जो है उसके पैसे हम भी लेंगे। इस तरह से दोनों में लड़ाई होती है। अगर आप ये चैप्टर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करके पढ़ाया है बच्चों को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, निकाह के वक्त किस बात पर बात बिगड़ने लगी, यानी कौन सी ऐसी बात थी जिस पर दोनों पार्टियों में लड़ाई शुरू हो गई थी, दूल्हे वालों और दुल्हन वालों में। ठीक है, तो खिलत पर हुई थी, यानी जो दूल्हे को कपड़े पहनाए जाते हैं उन पे हुई थी, या ज़मीन पर शुरू हो गई थी, या फिर जहेज़ पे कि भाई दूल्हा कह रहा था मुझे जहेज़ ज़्यादा चाहिए, या फिर महर की रकम पे कि भाई महर की रकम ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए, किस बात पे लड़ाई हुई थी। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब पता होगा कि बाजी या मैम महर की रकम पे लड़ाई शुरू हुई थी, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा।
अगला सवाल देखिए, हक़ नमक अदा करना, इसके क्या माने होते हैं? ये आपका एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि एहसान अदा कर देना, ठीक है, यानी एहसान उतार देना। मान लीजिए आपका कोई नौकर है या कोई ऐसा इंसान आपने जिसकी मदद की हो, तो बाद में उसने भी आपकी मदद की है ना, कोई ऐसा जो आपका नमक खाए और आपका वफ़ादार रहे, उसे ही कहते हैं हक़ नमक अदा करना, यानी एहसान उतारना, ठीक है। जब आपको ज़रूरत पड़ी तो वो भी आपके पास आ गया, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, मूँछों को ताव देना। मूँछों को ताव देने का मतलब होता है एक तो अपना बड़ापन दिखाना भी हो सकता है और गुस्सा दिखाना भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे मूँछों पे जब हम ताव देते हैं तो हम गुस्से में ही देते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुस्से दिखाना। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। वैसे सही आंसर गुस्सा दिखाना ही है, क्योंकि हम लोग जब मूँछों पे ताव देते हैं तो गुस्सा ही दिखाते हैं, ठीक है। खाक में मिल जाना। देखिए, खाक में मिल जाने का मतलब होता है कि शायद कोई चीज़ ऐसी जो मिट्टी में मिल गई हो, है ना। लेकिन हमेशा याद रखिए, मुहावरे का मतलब हमेशा सीधा सीधा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेहनत बेकार होना। यानी आप कोई काम कर रहे थे, कोई किसी चीज़ पे आपने मेहनत करी और वो चीज़ सारी ज़ाया हो गई, बेकार हो गई, उसी को ही हम लोग कहते हैं कि खाक में मिल गई, ठीक है। हमने बड़ी मेहनत से ड्राइंग मिलाई और फट-फुट के किनारे हो गई, तो हमने कहा है मेरी सारी मेहनत मिट्टी में चली गई, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं खाक में मिलना, यानी मेहनत का बेकार हो जाना। खिताब याफ्ता होने के क्या माने हो सकते हैं? खिताब याफ्ता होना किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देखिए, यहाँ लिखा है खिताब पाया हुआ या खिताब देने वाला या दोनों या कोई नहीं। तो देखिए, खिताब याफ्ता का मतलब होता है वह शख्स, वो इंसान जिसे खिताब मिला हो, है ना, कोई सर्टिफिकेट दिया गया हो, तो खिताब पाया हुआ खिताब याफ्ता कहलाता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। गद के क्या माने हैं? तो गद के माने दोस्ती के हैं, दुश्मनी के हैं, प्यार के हैं या नफ़रत के हैं? तो जल्दी से बताइए, गद किसे कहते हैं? तो गद का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। ये सब आपके अल्फाज, मायने और मुहावरों से बनाए गए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन आपके राइटर के बारे में हैं और कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर से लिए गए हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके चैप्टर से बाहर का हो। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने शायद अपने पास से कुछ इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिए, इतने मुश्किल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो बेटा, ये एक एक क्वेश्चन आपकी बुक का है, अगर आप देखेंगे तो इसी चैप्टर में ही ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से पढ़िए। आप पाशी के क्या माने हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप पाशी। देखिए, आप अगर आप अलग करेंगे तो इसमें आप मतलब पानी, और पाशी, पाशी कहते हैं किसी चीज़ को देना, ठीक है। आप पाशी, ठीक है। और ये साइंटिफिक लफ्ज़ है जिसका मतलब हो जाता है खेतों में पानी देना, आप पाशी करना, ठीक है। तो इसके क्या माने हैं? खेतों में पानी करना, जिसे हम कहते हैं सिंचाई करना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ लिखा है गढ़िया किसे कहते हैं? गढ़िया के माने आपको बताने हैं। तो यहाँ पहला जवाब आपको लिखा हुआ है कि ज़मीन में पानी जमा करने की जगह को गढ़िया कहा जाता है, या दावत देने वाले को गढ़िया कहा जाता है, या फिर खेतों में जो पानी होता है उस पानी को देना गढ़िया कहते हैं, या फिर कब्जा की हुई जगह को गढ़िया कहा जाता है। तो देखिए, गढ़िया जो होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो पानी जमा हो गया था उसमें, है ना, उन्होंने कहा था कि ये मेरी ज़मीन तक आ गई है, ठीक। तो गढ़िया मतलब क्या हो गया? ज़मीन का वो हिस्सा, हम ना गड्ढा खोद के उसमें पानी भर देते हैं, या कुदरती तौर पर भी वहाँ पे गड्ढा होता है और उसमें पानी भर जाता है बरसात वगैरह में, ठीक है। तो इसे घड़िया कहा जाता है। अगले सवाल पे आ जाइए। गलोगीर आवाज़ के माने क्या है? ठीक है, तो बताइए, गमगीन आवाज़ को कहा जाता है, बुलंद आवाज़ को कहा जाता है, पस्त आवाज़ को कहा जाता है, या फिर खुशी भरी आवाज़ को कहा जाता है गलोगीर? ठीक है, तो गलोगीर आवाज़ कहते हैं गमगीन आवाज़ को। जब इंसान रो रहा होता है या उसका दिल बहुत बुरा हो जाता है किसी बात को लेकर और फिर वो बोलता है ना, तो वो जो उसकी भरभरी आवाज़ होती है थोड़ी सी, है ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया इसकी आवाज़ को, तो उस आवाज़ को कहा जाता है गलोगीर आवाज़, यानी कि गमगीन आवाज़। ठीक है, अगले सवाल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कहानी के अहम दो किरदारों के नाम बताइए। इस कहानी में दो किरदार अहम हैं जिनके बीच में लड़ाई होती है, उनका आपको नाम बताना है कौन है। उमराव सिंह दिलदार खान है, या फिर दिलदार खान और हिम्मत राय हैं, या उमराव सिंह और हिम्मत राय हैं, या इनमें से कोई नहीं। अगर अभी आपने ध्यान से सुना होगा तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में मेन दो किरदार हैं जिनमें आपस में लड़ाई होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उमराव सिंह और दिलदार खान। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। ये फिर आपका एक मुहावरा है, आंतों का कुलवल्ला पढ़ना। ठीक है, कहते हैं ना आते कुलवल्ला पढ़ रही हैं, तो आते कुलवल्ला कब पढ़ती हैं?
भूख लगने पर पड़ती हैं, मर जाने पर पड़ती हैं, काम ख़राब होने पर पड़ती हैं या फिर मेहनत बेकार होने पर पड़ती है। तो इसका सही जवाब होगा भूख लगना। जब हमें बहुत तेज़ से भूख लगती है तो हम कहते हैं कि भाई हमारी आंखें कुलवल्ला पड़ रही हैं, अब हमें कुछ खाने को दे दिया जाए। ठीक है। इसके बाद आपका एक और मुहावरा है आओ भगत करना। ठीक है, आओ भगत करना होता है जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो उसका हम बहुत ज़ोर शोर से वेलकम करते हैं और उसे बहुत अच्छे से जगह पे ले जाके बैठालते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया उसे खिलाते हैं पिलाते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को कहा जाता है आओ भगत करना। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखें, यहाँ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से इस्तकबाल करना, या फिर काम ख़राब होना, मेहनत बेकार होना, या अपना मान रखना। तो अभी मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से इस्तकबाल करना यानी वेलकम करना। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं गाँव की लाज के। ठीक है, इससे पहले के जो 2 चैप्टर थे उनके क्वेश्चंस भी हम आपको बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और वीडियो फिनिश हो रही है ये। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करें, और ना भी पसंद आए ना तब भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता किसी का इससे भला हो जाए, है ना। 12th है, बोर्ड है, तो आपके इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको पता होना चाहिए ये बात, चाहे आप कोई भी साइड से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी हो आपके पास, जो आपकी लैंग्वेज होती है ना वो आपकी परसेंटेज गेन करने में बहुत मदद करती है। अगर आप उर्दू को सिर्फ ये सोच के पढ़ रहे हैं अरे उर्दू है ये तो मैं पढ़ ही लूँगा या पढ़ ही लूँगी, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। ऐसा इसलिए क्योंकि उर्दू उतनी आसान है नहीं जितनी हम समझते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। रोज़ ये अगर 10 मिनट आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 10 मिनट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस 10 मिनट में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, जिससे आपका ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी बनेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।